तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में हम सूरज को देखते हैं। वो पूरी फॉर्म के साथ पुलिस स्टेशन आता है और तांबे से बोलता है, तांबे टीम तैयार करो। लेकिन कोई भी पुलिस अफसर सूरज की बातों को ध्यान नहीं दे रहा था। जिसके बाद सूरज फिर से चिल्लाकर बोलता है, तांबे सुनाई नहीं दे रहा क्या, टीम तैयार करो। लेकिन फिर से तांबे और उसकी टीम कोई रिप्लाई नहीं करती। जिसके बाद सूरज सपना से बोलता है, तुमने मेरी टीम को हाईजैक कर लिया। सपना बोलती है, मैंने तुम्हारी टीम ही नहीं बल्कि तुम्हारे केस को भी हाईजैक कर लिया है। फिर सूरज बोलता है, तुम सब लोग गलत हो। नताशा ने खून नहीं किया, खून तो उसके मामा ने किया है और मेरे पास उस बात का प्रूफ भी है। सपना बोलती है, ये प्रूफ तुम्हें कहाँ से मिला? सूरज बोलता है, ये प्रूफ मुझे खुद नताशा ने दिया है। फिर सपना बोलती है, अच्छा तो तुम उसके घर गए थे? सूरज थोड़ा सा घबरा कर बोलता है, हाँ क्यों, जा नहीं सकता, केस के सिलसिले में गया था। फिर सपना एक फोटो दिखाती है जिसमें वो नताशा के गले लग रहा था। तब सपना बोलती है, अच्छा तुम ये करने गए थे उसके यहाँ? जिसके बाद सूरज तांबे को घूर कर देखता है क्योंकि ये फोटो तांबे ने ही क्लिक किया था, क्योंकि तांबे ही सपना के घर सूरज के साथ जाया करता था। सूरज सपना से बोलता है, मैं तुम्हें उसे छूने भी नहीं दूंगा। मैंने पहले भी उसे तुमसे बचाया और अब भी बचा कर रहूंगा। इतना बोलकर सूरज वहां से चला जाता है। यहाँ से सूरज अपने घर जाता है। घर पर उसके मॉम डैड न्यूज देख रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि सूरज ऋषभ मेहता मर्डर केस से हटा दिए गए हैं। अभी तक हमें इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि उन्हें किस बात की वजह से हटा दिया गया है, लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि सूरज और नताशा के बीच में अफेयर शुरू हो गया था। नताशा केस की प्राइम सस्पेक्ट है और सूरज ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। जिसके बाद सूरज की माँ का मूड खराब हो जाता है और उसे खींच के थप्पड़ देती है और चली जाती है। इसके बाद सूरज के फादर भी बोलते हैं, तुमने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया है और इस उम्र में मैं बदनामी के बोझ को अपने कंधे पर नहीं उठा सकता। इससे अच्छा है कि मैं दुनिया को बता दूं कि मेरी कोई औलाद ही नहीं है। जिसके बाद वो सूरज से बोलते हैं, अब सामान बांध लो, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद सूरज अपना सामान बांधकर वहाँ से चला जाता है। सूरज यहाँ से अपने दोस्त विजय के पास जाता है। विजय उसे एक खोली दिखाता है जो कई साल से बेकार हालत में पड़ी थी। सुबह होने पर सूरज फिर से नताशा के यहाँ पहुँच जाता है। नताशा सूरज को देखकर उसे गले से लगा लेती है और बोलती है, ये क्या हुआ, तुम अकेली आए, सामान क्यों नहीं लाए? सूरज बोलता है, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वो बोलता है, अरुण जी इसे कुछ समझाइए। यहाँ पर हम उसके वकील अरुण को भी देखते हैं। वो बोलते हैं, अगर तुम दोनों अभी से साथ में रहोगे तो तुम्हारा केस बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। बस एक बार ये केस बंद हो जाए उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना। इतना बोलकर वकील भी वहां से चला जाता है। इसके बाद सूरज और नताशा दोनों काफी करीब आ जाते हैं। यहाँ पर दोनों का एक रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। इसके बाद सूरज घर चला जाता है। अब रात में सूरज को फिर से एक सपना दिखाई देता है जिसमें उसे एक लड़का दिखाई देता है। अब रात में सूरज सपने में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसके चारों तरफ घंटियां बज रही होती हैं। तभी वहां पर हम एक लड़के को देखते हैं। वो बोलता है, क्या ढूंढ रहे हो? तब सूरज बोलता है, मैं अपनी चप्पल ढूंढ रहा हूँ। वो लड़का बोलता है, चप्पलें तो तुमने पहनी है। जैसे सूरज पैरों की तरफ देखता है तो चप्पल रियल में उसने पहनी हुई थी। फिर सूरज बोलता है, हाँ ये मेरी चप्पल नहीं है। ये मेरी चप्पल कहाँ है? वो लड़का बोलता है, जहाँ तूने रखी थी ना वहीं होंगी तेरी चप्पल। जिसके बाद सूरज उन चप्पलों को निकाल कर फेंक देता है और बोलता है, ये मेरी चप्पल नहीं है, मेरी चप्पल बता तूने कहाँ छुपाई है? वो लड़का बोलता है, तेरी चप्पल तेरे पैर में है। जिसके बाद सूरज फिर से देखता है तो हम देखते हैं उसके पैर में फिर से चप्पल। तभी सूरज घबराकर उठ जाता है। इसके बाद नताशा के वकील को दिखाया जाता है। वो पुलिस स्टेशन में कमिश्नर साहब के सामने नताशा के बिहाफ पर स्टेटमेंट देने आया था। कमिश्नर साहब बोलते हैं, सपना आप इन्हें तो जानते हो, ये नताशा वकील हैं और उनके बिहाफ पर स्टेटमेंट देना है। इनका कहना है कि ये असली गुनहगार को पकड़वाने में मदद करेंगे। वकील नताशा से बोलता है, मैं यहाँ साबित कर सकता हूँ कि वो नताशा नहीं बल्कि उसके मामा थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक कत्ल किया हुआ है और पुलिस को आज तक उस लड़के की लाश नहीं मिली, लेकिन मैं जानता हूँ वो बॉडी कहाँ पर है। जिसके बाद नताशा पुलिस की टीम को लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाती है। सारे घर में वो तलाशी लेना शुरू करती है। कुछ देर तलाशी लेने के बाद मर्डर जिस चाकू से हुआ था वो मिल जाता है। खुदाई करने के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्केलेटन मिल जाता है जो उस लड़की का था। जिसके बाद यहाँ पर सपना डॉक्टर को उठाकर थाने ले आती है। वहाँ पर फिर से डॉक्टर से पूछताछ होती है, लेकिन डॉक्टर फिर भी बोलता है कि मैंने वो कत्ल नहीं किया। सपना बोलती है, बॉडी और तुम्हारे यहाँ जिस चाकू से मर्डर हुआ था वो मिले हैं, तो खून तुमने ही किया है। इसके बाद डॉक्टर की वाइफ को भी वहाँ बुलाया जाता है
स्टेटमेंट देने के लिए, लेकिन वाइफ भी नताशा के फेवर में ही जवाब देती है। तब सपना बोलती है, आपका जवाब आपके पति को जेल के अंदर डाल सकता है, सोच समझ कर बोलिए आप। लेकिन वो अपना बयान नहीं बदलती। सपना स्टेटमेंट लेकर चली जाती है, जिसके बाद नताशा और उसकी मामी दोनों एक दूसरे के गले रखकर खूब रोती है। उसकी मामी बोलती है, नताशा मैं आज से पहले तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। इतना कहने के बाद दोनों इमोशनल हो जाती हैं। इसी के साथ ही हमारा ये स्टोरी खत्म हो जाती है। धन्यवाद।